वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ बीएसटी का सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 11th है उसका चैप्टर 8 का हम डिस्कस कर रहे थे वित्तीय वित्त के स्रोत। इसका आज हम थर्ड पार्ट वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम बात करेंगे अंशों का निर्गमन यानी कि शेयर कैपिटल को इशू करना। अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। उदाहरणतः मान लो एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1 लाख अंशों का निर्गमन मतलब कि इशू किया है, 10 लाख रुपए की पूंजी उसकी एकत्रित हो जाएगी। प्राय अंशों को 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जैसे कि समता अंश जिसे इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, एवं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी समता अंश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहलाती है। नाम इसका इस तरीके से रखा जाता है, समता अंश। इसमें देखो क्या होता है, अंशों का निर्गमन किसी कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि पूंजी जुटाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोई कंपनी जो होती है वही इसको अर्जित कर सकती है शेयर्स को इशू करके, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। समता अंश कंपनी की स्वामिगत पूंजी होती है, इसलिए इन अंशों के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को स्वामिगत पूंजी मतलब कि प्रोप्राइटर की पूंजी भी कहा जाता है, तो स्वामी के कोष भी कहते हैं। समता अंशधारकों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता, बल्कि उन्हें कंपनी की आय के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। मतलब कि फिक्स आपको उनको डिविडेंड या लाभांश नहीं देना है। अगर आय होती है तो आप उसका हिस्सा उसे दे सकते हो। इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार मिलता है, तो ये इसका जोखिम भी वहन करते हैं। इसके साथ ही अपने वोट देने के अधिकार के माध्यम से इन अंशधारकों को कंपनी के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। गुण क्या है, देखिए इसके समता अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हैं। समता अंशधारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसका कंपनी पर कोई भार भी नहीं पड़ता। समता पूंजी स्थायी होती है क्योंकि इसको केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाना पड़ता है। समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है एवं संभावित ऋणदाताओं में विश्वास भी पैदा होता है। कंपनी की संपत्तियों का पर किसी प्रकार के प्रभाव के बिना भी समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी भी रखा जा सकता है। इसमें ऐसा बेनिफिट होता है। समता अंशों के मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंध पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहता है। मतलब कि जो जितने शेयर खरीदे हैं वो शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार भी होता है, तो इसलिए उसका भी कंट्रोल रहता है। इसकी सीमाएं क्या हैं, देखिए, जो निवेशक नियमित आय चाहते हैं वे समता अंशों को प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि इन पर प्रतिफल में परिवर्तन होता रहता है। एक फिक्स आपको इनकम इससे नहीं होती है। समता अंशों पर लागत अन्य स्रोतों से कोष एकत्रित करने पर किए गए व्यय से अधिक होती है, लागत ज़्यादा होती है इसमें। अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों को की मताधिकार शक्ति एवं आय को कम कर सकती है। इससे उनका जो है फेथ कम होगा आपकी फर्म पर। समता अंशों के माध्यम से कोष एकत्रित करने से अधिक औपचारिकताओं को भी पूरा करना होता है, में प्रक्रियात्मक देरी भी हो जाती है, मतलब कि प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है। पूर्वाधिकार अंश, देखिए ये क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाई गई पूंजी को पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। इसमें देखिए क्या पॉइंट्स होते हैं कि कंपनी के शुद्ध लाभ में से समता अंशधारकों के लिए लाभांश घोषित करने से पूर्व स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करना होता है। समापन के समय कंपनी के लेनदारों के दावों का भुगतान करने के पश्चात पूंजी की वापसी। दूसरे शब्दों में पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों की तुलना में लाभांश एवं पूंजी की वापसी के लिए प्राथमिकता दी जाती है, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहा जाता है कि उसमें प्रेफरेंस दी जाती है कि वो उनको पहले दिया जाएगा। पूर्वाधिकार अंशों में कुछ विशेषताएं समता अंश एवं ऋणपत्र दोनों की होती है। पूर्वाधिकार अंशों को साधारणतः मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, वो प्रजातंत्र की तरह नहीं होते कि उसमें इक्विटी शेयर की तरह को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता। गुण देखिए सी क्या है, पूर्वाधिकार अंशों पर स्थिर दर से प्रतिफल के कारण नियमित आय होती है तथा निवेश भी सुरक्षित रहता है। पूर्वाधिकार अंश उन निवेशकों के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं जो स्थिर दर से प्रतिफल चाहते हैं, मतलब कि उसका कुछ न कुछ लाभांश या बेनिफिट चाहते हैं तथा कम जोखिम उठाना चाहते हैं। जैसा कि पूर्वाधिकार अंशों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, अतः वे समता अंशधारकों के प्रबंध में नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जिसका बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को। पूर्वाधिकार
अंशधारियों का निश्चित लाभांश होने के कारण कंपनी अच्छे समय में कंपनी समता अंशधारकों को ऊंची दर से लाभांश दे सकती है, क्योंकि उनको जब एक्स्ट्रा बचता है वो उनको दे सकती है, समता वालों को, इक्विटी वालों को। कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों की तुलना में पूंजी की वापसी के लिए पूर्वाधिकार होता है, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब पूर्वाधिकार अंशों के देखो काफ़ी सारे प्रकार होते हैं जो नीचे बताया गया है। संचयी एवं असंचयी, ये क्या होते हैं? जैसे कि इसमें क्या है, लाभांश का किसी भी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है और अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों के लिए जुटाया जाता है। इन्हें संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। असंचयी पूर्वाधिकार तो कौन से होते हैं? अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो यह आगामी वर्षों के लिए जुटता भी नहीं है कि जोड़ा जा सकता है इसमें। भागीदारी एवं अभागीदारी में देखिए, पूर्वाधिकार अंशों की समता अंशधारकों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के अधिक लाभ में भागीदारी का अधिकार होता है। उन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको कंपनी के लाभ में इस प्रकार की भागीदारी का अधिकार नहीं होता है। परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय में देखिए, जिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित समय में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, कि इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरी ओर गैर परिवर्तनीय वो होते हैं अंश समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता इनको। आगे इसमें देखो एक पॉइंट जो ऊपर रह गया था उसके लाभ का, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का कंपनी की संपत्ति पर किसी प्रकार का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। इसकी देखिए सीमाएं भी होती है कुछ। व्यावसायिक वित्त स्रोत के रूप में पूर्वाधिकार अंशों की कौन सी सीमाएं हैं? देखिए, पूर्वाधिकार अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए बेनिफिट वाले नहीं होते हैं ये। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की संपत्तियों पर समता अंशधारकों का दावा कम हो जाता है, क्योंकि उनको देना पड़ता है पहले प्रॉफिट। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होती है, उसमें कंपनी का फिर खर्च ज़्यादा पड़ता है। इन अंशों पर उसी स्थिति में लाभांश का भुगतान किया जाता है जब कंपनी लाभ कमा रही होती है। अतः इन अंशों के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम होता है। लाभांश को व्यय के रूप में लाभ में से नहीं घटाया जा सकता, इसमें ऐसा गवर्नमेंट का रूल होता है। इसलिए कोई कर की बचत कंपनी को नहीं होती है, जैसा कि ऋणों की ब्याज दरों में होता है। उसमें कोई बचत, उसको बेनिफिट नहीं मिलता टैक्स में। ऋण पत्र देखिए, ऋण पत्र क्या होते हैं? डिबेंचर जिसे हम कहते हैं। ऋण पत्र दीर्घ अवधि ऋणगत पूंजी एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण विलेख बनाया जाता है। कंपनी द्वारा जारी ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए एक निश्चित राशि के ऋण की स्वीकृति है, जिसको भविष्य में भुगतान का यह वचन देती है। ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित ब्याज की राशि एक निश्चित अंतराल जैसे कि 6 महीने अथवा 1 वर्ष के भुगतान से किया जाता है। इसके लिए जिन पक्षों को ध्यान में रखा जाता है वे है कंपनी के विकास का लेखा जोखा, इसकी लाभप्रदता कितनी होने वाली है, आगे इसका अनुमान लगाया जाएगा। ऋण चुकाने की क्षमता, साख एवं ऋण देने में निहित जोखिम, कंपनी विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। शून्य ब्याज ऋण पत्र भी होते हैं जिसे हम ZID भी कहते हैं, जिन पर स्पष्टतया कोई ब्याज नहीं लगता। हाल के वर्षों में काफ़ी प्रचलित हुए हैं। ऋण पत्र के अंकित मूल्य एवं इसके क्रय मूल्य का अंतर निवेशक की आय होती है। गुण देखिए क्या होते हैं इसके, कम जोखिम एवं स्थिर आय के लिए निवेशकों की पहली पसंद माने जाते हैं। ये ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं एवं यह कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते। ऋण पत्रों का निर्गमन उस स्थिति में उपयुक्त रहता है जब बिक्री एवं आय स्थिर होती है। इसके अलावा चूंकि ऋण पत्रों के साथ मताधिकार नहीं होता है, इसलिए इनके माध्यम से वित्तीयन के समता अंशधारकों का प्रबंध एवं नियंत्रण कम नहीं होता है, इसमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। पूर्वाधिकार अंशों अथवा समता पूंजी की तुलना में ऋण पत्रों के माध्यम से वित्तीयन कम खर्चीला होता है, मतलब कि इसमें खर्चा कम आता है, क्योंकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वह कर निर्धारण के लिए आय में से घटाया जा सकता है। सीमाएं देखिए इसकी क्या होती है, ऋण पत्र चूँकि स्थिर भार विलेख होते हैं, इसलिए इनका कंपनी की आय पर स्थायी भार बना रहता है, कि मतलब आपको देना ही पड़ेगा वो। तो जब कंपनी की आय बढ़ती हो तो जोखिम भी अधिक होता है। यदि ऋण पत्र शोध्य है और इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है तो वित्तीय कठिनाई की अवधि के समय भी कंपनी को निर्धारित तिथि पर
उनके भुगतान के लिए प्रावधान करना ही होता है। प्रत्येक कंपनी की निश्चित ऋण लेने की क्षमता होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी की ओर आगे ऋण लेने की क्षमता में कमी आ जाती है, मतलब इक्विटी शेयर में से ये घट जाता है। वाणिज्यिक बैंक, देखिए वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक जिन्हें हम कहते हैं। बैंक हर प्रकार के फर्मों को तथा उनके ढंगों से तथा अनेक ढंगों से ऋण देते हैं, जैसे कि नकद, साख, अधिविकरण, आवधिक ऋण, विपत्रों का क्रय भुनाना एवं साख पत्र जारी करना। बैंक द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे फर्म की विशेषताएं अथवा एवं अर्थव्यवस्था में ब्याज दर की स्थिति पर। बैंक साख कोषों का स्थायी स्रोत नहीं है। यद्यपि बैंकों ने दीर्घ अवधि के ऋण देने की प्रारंभ कर दिया है, तथापि बैंक ऋणों को मध्यम अवधि के लिए ही अच्छा माना जाता है एवं अल्प अवधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देना स्वीकार करने से पहले ऋण मांगने वाले को जमानत देनी पड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ आपको जमानत पर रखना ही पड़ेगा, या फिर संपत्ति पर ऋण भार डालना ही पड़ता है। गुण देखिए क्या होते हैं इसके। व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है, बैंक धन उपलब्ध कराकर समय अनुकूल सहायता करता है, मतलब जिस समय आपको जरूरत है उस समय आप उससे फटाफट बैंक से ऋण ले सकते हो। फास्ट है बहुत ज़्यादा। बैंकों को उधार लेने वाले द्वारा दी जाने वाली जानकारी को गुप्त रखा जाता है, बैंक उसे गुप्त रखते हैं, इसलिए व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है। बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र एवं अभिगोपन आदि का निर्गमन नहीं किया जाता, अतः यह एक सुगम प्रणाली है, मतलब बहुत अच्छी जल्दी चलने वाली प्रणाली है। व्यवसाय के आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि वित्त व्यवस्था ठीक है तो ऋण को समय से पूर्व लौटाया भी जा सकता है। सीमाएं देखिए क्या है। सामान्यतः कोष छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध होता है। इनकी अवधि को बढ़ाना या फिर उनका नवीनीकरण अनिश्चित एवं कठिन होता है। बैंक कंपनी के कार्यकलापों एवं वित्तीय ढांचे आदि की विस्तार से जांच पड़ताल करते हैं, मतलब पूरा डिटेल में लिखते तभी वो आपको ऋण देते हैं, तथा परिसंपत्तियों की जमानत एवं व्यक्तिगत जमानत की भी मांग करते हैं। इससे धन प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल हो जाती है। कुछ मामलों में बैंक ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कठिन शर्तें भी लगा सकते हैं, जैसे बंधक रखे गए माल की बिक्री पर रोक लगाना। इससे व्यवसाय के सामान्य संचालन में भी कठिनाइयाँ आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आपका एक पॉइंट है इसमें, वित्तीय संस्थान। इसके बारे में जो बताया गया है कि एक मिनट पहले इसको नीचे से ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इनको केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों ने स्थापित किया है। वे स्वामीगत पूंजी एवं ऋणगत पूंजी दोनों लंबी अवधि एवं मध्य अवधि के लिए उपलब्ध कराते हैं, तथा वाणिज्यिक बैंक आदि परंपरागत वित्तीय एजेंसियों के पूरक होते हैं। इसके तरीके से कराया जाता है। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ये संस्थान बाजार का सर्वेक्षण तथा उद्यम संचालकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ बॉक्स में जो बताया गया है इसके काफ़ी सारे इन्होंने संस्था बताए हैं जो इसमें यूज़ करते हैं, अपने काफ़ी यूज़ भी किए होंगे। जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना एवं अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। राज्य वित्तीय निगम, जिसे हम SFCB कहते हैं, इसकी स्थापना 1951 में की गई। राज्य सरकार को अपने अपने क्षेत्रों में उन औद्योगिक इकाइयों को मध्य एवं अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराने के अधिकार दिए जाते हैं, जो कि VAOVनी के क्षेत्र से बाहर होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, जिसे हम ICICI के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ICICI के केवल निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में ही सहायता प्रदान करती है। एक IDBI भी है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसमें देखिए क्या है, इसका अंतर्गत 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी सम्मिलित होते हैं। एक है SIDC, आपने सुना हो उसके बारे में, राज्य औद्योगिक विकास बैंक निगम। इसमें क्या है, देखो अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की गई है।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई जिसे हम कहते हैं, इसका अधिनियम 1663 के अंतर्गत 1964 में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मूल उद्देश्य जनता की बचत को गति प्रदान करना तथा उनको उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करना है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड जो जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, में इसका पुनर्गठन कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक कर दिया गया तथा 1997 में इसका नाम फिर बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया था। बैंक बीमार इकाइयों को उनकी शेयर पूंजी में पुनर्गठन करना, मृदु भारत इकट्ठी करवाना, प्रबंध प्रणाली के सुधार लाना एवं आसान शर्तों पर वित्त की व्यवस्था में सहायता प्रदान करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम, आपने सुना होगा LIC के बारे में, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह बीमा प्रीमियम के रूप में जनता की बचत को गतिमान बनाती है तथा सीधे ऋण देना, शेयर एवं डिबेंचर्स के अभिगोपन एवं उनके क्रय के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराती रहती है। इसमें देखिए नेक्स्ट देखते हैं गुण इसके क्या हैं। वाणिज्य संस्था दीर्घ अवधि वित्त उपलब्ध कराते हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक नहीं देते हैं। वित्तीय का यह स्रोत एक उस समय उपयुक्त रहता है जब व्यवसाय के विस्तार, मतलब उसको आगे बढ़ाना, पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि की लंबी अवधि के लिए आवश्यकता होती है। कोष उपलब्ध कराने के साथ ये संस्थान फर्मों की वित्तीय प्रबंध संबंधी एवं तकनीकी सहायता भी देते हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने से कंपनी की पूंजी बाजार में साख बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप कंपनी उन स्रोतों से भी सरलता से कोष जुटा सकती है। ऋण का भुगतान सरल किस्तों में किया जा सकता है, इसलिए व्यवसाय पर भार भी नहीं पड़ता है। मंदी के समय भी कोष उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि वित्त के दूसरे स्रोतों में उपलब्ध नहीं होते। इसके देखिए कुछ सीमाएं भी हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण देने के लिए कड़े मानदंड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, बहुत ज़्यादा सख्ती इसमें दिखाई जाती है। अनेक औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया बहुत समय लेती है तथा खर्चीली भी होती है। वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी पर कुछ प्रतिबंध लगते हैं, जैसे कि लाभांश के भुगतान पर रोक लगा दी जाती है। वित्तीय संस्थान अपनी ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, जिससे कंपनी के अधिकारों पर अंकुश भी लग जाता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखिए लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।